नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर महासंगठन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो अभियान शुरू कर दिया है। संगठन की प्रमुख मांगों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी, ड्राइवर आयोग का गठन और सुरक्षा कानून शामिल है। राजनांदगांव में बस, ट्रक और टैक्सी चालक इस आंदोलन में शामिल होंगे और किसी भी वाहन के न चलने की घोषणा की गई है। हालांकि बस ऑपरेटर और परिवहन संघ ने इस हड़ताल से दूरी बनाई है। उनका कहना है कि बसें आवश्यक सेवा के दायरे में आती हैं, इसीलिए यात्री सेवाएं जारी रहेंगी। जिला यातायात महासंघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने कहा कि संगठन को हड़ताल की ओर आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। वहीं ड्राइवर महासंगठन के सदस्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाओं पर डोंगरगढ़, चिचोला, फरहद चौक जैसे इलाकों में वाहन रोकने की तैयारी में हैं। इसके हमें कोई जानकारी नहीं है। जो ड्राइवर एसोसिएशन का यूनियन हमसे संपर्क नहीं किया, हमारी यूनियन से, जो छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का यूनियन है, उससे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जो बसों का जो संचालन है वो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो यात्रियों का असुविधा ना हो, इसलिए हमारी बसें तो नियमित चालू रहेगी, है ना। और हमने अपने ड्राइवर को सभी को कहा है कि आप वापस आइए और अपने काम में जिस तरीके से निरंतर बनी हुई है तो बंद करके रखें। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ यातायात संघ और रायपुर छत्तीसगढ़ यातायात संघ के द्वारा बस मालिकों के द्वारा किसी प्रकार का कोई इस तरीके से आह्वान नहीं किया गया बस हड़ताल का। बस वाले अगर कर रहे हड़ताल या उनकी यूनियन कर रहे तो यातायात महासंघ के यूनियन से उनको संपर्क करना चाहिए, छत्तीसगढ़ लेवल पे उनको संपर्क करना चाहिए था, तो एक साथ बंद होता। अब ऐसा भ्रम फैलाने से क्या मतलब है। और हमारे तरफ से हमारी गाड़ियां सभी चलेगी और सभी बस हमने अपने ड्राइवर को बुलवाया है और पूरे छत्तीसगढ़ में गाड़ियां चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें रजत जयंती वर्ष पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसे हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। में रहेंगे और दिन भर में 5 का छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष हो रहे हैं और इसको हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है, 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है। सबसे पहले वो जाएंगे सत्साई ट्रस्ट में और वहां पर जिनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे बच्चों से मुलाकात करेंगे, 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रजापिता कुमारी वालों का एक बड़ा भवन, उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद विधानसभा भवन जो नया बनके तैयार है, उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। फिर ट्राइबल म्यूजियम एक बना है, बहुत सुंदर बना है, और जो छत्तीसगढ़ में जनजाति समाज के द्वारा जो 14 विद्रोह हुए उसका चित्रण है, तो उसका भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। और उसके बाद अंत में राज्योत्सव का शुभारंभ इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं, अच्छी तैयारी चल रही है। और वो जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनका ये संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। संकल्प अवश्य पूरा होगा। रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2025 तक पूरे
देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2025 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। कोरबा में शुक्रवार को पुलिस लाइन में बड़ी मात्रा में शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई, जिसमें 21,000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट की गई। पुलिस ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में हुई कार्रवाई में जब्त देशी, विदेशी और महुआ शराबों को नष्ट किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शराब को बुलडोजर से नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इससे पूर्व भी कोरबा में बड़ी मात्रा में शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई थी। आबकारी मादक पदार्थ के और उसका जो शराब था अंग्रेजी देसी, उसका नष्टीकरण किया गया है। आज करीब 2192 न्यायालय जो प्रकरण निराकरण हुए हैं, उसमें से 21,372 लीटर देसी अंग्रेजी शराब का नष्टीकरण किया गया है। इसी तरह पूर्व में इसमें है जैसे 16,414 लीटर है महुआ शराब है, 3,415 देसी शराब है, 1,543 लीटर अंग्रेजी शराब है और 236 बियर की बोतल है। इस तरह से कुल 21,372 नष्टीकरण किया गया है। सर, देखा जाए तो पूरे साल भर में कितना लीटर नष्ट किया गया होगा? पूर्व में हमारे यहाँ पर जून में और अगस्त 2025 में करीब 11,715 और इस हिसाब से आज के हिसाब से लगा देंगे तो अपन बड़ी करीब 32,000 लीटर हमने शराब का नष्टीकरण किया है। राजनांदगांव में बड़ा प्रशासनिक घोटाला उजागर हुआ है। आरोप है कि पटवारी की आईडी हैक कर करोड़ों की जमीन किसी दूसरे शख्स के नाम कर दी गई। प्रशासन ने इसे आईडी हैकिंग का मामला बताया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही की वजह से एक आम नागरिक महेंद्र जैन की करोड़ों रुपए मूल्य जमीन फर्जी तरीके से दूसरे शख्स के नाम पर दर्ज कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि इसमें पटवारी की आईडी हैक कर दी गई। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि अगर आईडी हैक की जा सकती है तो कलेक्टर परिसर की जमीन भी भूमाफियाओं के नाम हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल में जड़ बीजेपी के बड़े नेता और उनके बेटे का नाम आता है। कुछ दिन पहले जनवरी की घटना है कि एक पटवारी की आईडी हैक हो जाती है। प्रशासन कहता है कि पटवारी की आईडी हैक हो गई और एक शैलेश जैन है जिनके पिताजी के नाम से जमीन है, महेंद्र जैन, उनकी जमीन दूसरे के नाम से स्थानांतरित हो जाती है, राजेंद्र जैन के नाम से। और ये घटना आज लगभग 4-5 महीना 6 महीना हो गया है। इसमें अभी तक जांच चल रही है। बताते हैं 2-3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी भी एसपी और कलेक्टर से हमने मिला है। कलेक्टर ने कहा कि मैं एसपी से बात करता हूँ। एसपी साहब ने कहा कि मैं कलेक्टर से पूरी जानकारी मंगाता हूँ। उन्होंने टीआई को बुलाकर इस जल्दी से जल्द इसको कार्रवाई करने की भी बात की है। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस सरकार का, पूरी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि पटवारियों की आईडी हैक हो जा रही है, तहसीलदार की आईडी हैक हो जा रही है और किसी की करोड़ों की जमीन दूसरे के नाम स्थानांतरित हो जा रही है। यदि इसमें प्रशासन जल्दी वो एक्शन नहीं लेता और जो प्रार्थी है उनकी जमीन उनके नाम नहीं होती और जो दोषी है जेल नहीं जाते, तो कांग्रेस, युवा कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी और तहसीलदार एसडीएम के कार्यालय को जेसीबी लेकर विरोध किया जाएगा। क्या लगता है पूरे मामले में बड़ी गड़बड़ी इसमें नजर आती है? पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का दबाव है। राजेंद्र जैन जो है पहले कांग्रेस के पार्षद थे, अभी बीजेपी के आदमी है। उनके घर एक बड़े नेता अभी कुछ दिन पहले खाना खाने भी गए थे, मैं नाम नहीं रहा और जानते हैं, 2 दिन वही थे। तो उनका बहुत दबाव है और इस दबाव के कारण ये प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे कार्रवाई करने में। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि विभागीय जांच हो
FIR जो दर्ज हुई है और जो दोषी है एक मनीष वर्मा नाम के तहसीलदार से अभी तक बयान नहीं ले पाई है पुलिस, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उस सबको हटा दिया गया, SDM को हटा दिया गया था, तहसीलदार को हटा दिया गया था, पटवारी ट्रांसफर करा लिए थे। तो इन सारे जहां भी है, नारायणपुर में है, कोंडा गांव में है, कोंटा में है, इनको पुलिस को वहां से उठाकर लाकर बयान लेना चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। इतना बड़ा प्रकरण कि किसी जनता की जमीन को दूसरे के नाम हस्तांतरित कर दी जा रही है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा। पटवारी की भी भूमिका संदिग्ध है, तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध है, इसमें SDM की भूमिका संदिग्ध है, कहीं ना कहीं इसमें जो तत्कालिक कलेक्टर थी उनकी भूमिका संदिग्ध है। कारण कि इतनी बड़ी घटनाक्रम के बाद कोई अभी तक एक्शन ना लेना इस सरकार का फेलियर माना जाता है। खबर राजनांद गांव से है, जहां पुरानी बस स्टेशन स्थित काली माई मंदिर परिसर में इस साल भी पारंपरिक मड़ई मेले का आयोजन किया गया। बताया जाता है कि ये मेला करीब 75 से 80 साल पुराना है और यहीं से छत्तीसगढ़ की मड़ई परंपरा की शुरुआत होती है। भाई दूज के दिन से शुरू होकर ये मेला कई दिनों तक चलता है। यहां ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पूजा अर्चना के साथ लोकगीत, झूले, पकवान और स्थानीय उत्पादों की दुकान इस मेले की शान बढ़ाती है। वहीं काली माई मंदिर समिति हर साल इस आयोजन को परंपरा और आस्था के संगम के रूप में जीवित रखे हुए है। लोगों का मानना है कि मड़ई का आगाज काली माई मंदिर से होता है और इसके बाद पूरे प्रदेश में मेलों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। राजनांदगांव में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पैदल मार्च, यूनिटी मार्च निकाला जाएगा। ये मार्च सरदार पटेल के जीवन, विचारों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। संतोष पांडे ने कहा कि सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक थे। इसी दौरान प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा के साथ वृक्षारोपण, महिला सहायता समूहों की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे। सांसद संतोष पांडे ने बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल प्रबंधन से बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। आत्मनिर्भर भारत और सरदार पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। सरदार पटेल जी के नेतृत्व में भारत अनेक सोपानों को तय किया। भारत की स्वतंत्रता से लेकर के और भारत के निर्माण के लिए जो नींव रखा गया, उसमें पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में इनका जन्म हुआ था और हम सब जानते हैं कि 562 रियासतों को इन्होंने एकीकरण करने का काम, विलीनीकरण करने का काम इन्होंने किया और भारतीय गणराज्य में, भारतीय संघ में मिलाने का जो सबसे कठिन काम था, जिसमें हैदराबाद, निजाम हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये ऐसे भारतीय संघ में इन्होंने अनेक प्रकार के उसमें कौशल्य है, गुण है। ऐसे प्रतिभावान युवाओं का, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में काम कर रहा हो, किसी भी प्रकार की यदि प्रतिभा है तो ऐसे लोगों को मंच देने का काम इस यात्रा के दौरान किया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। यूथ आइकॉन का सम्मान। कश्मीर के लिए तो जिस प्रकार से विलीनीकरण हुआ पत्र के माध्यम से, तो जैसा हो सकता है, जहां जैसी जरूरत पड़े, ऐसे नीति को अपनाने का काम सरदार पटेल ने उस समय किया और भारत की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए
उन्होंने वो सब प्रकार के प्रयास किए, तभी जाकर के वे लौह पुरुष कहलाए। एक आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण बात बताना मैं जरूरी समझता हूं पटेल जी की जीवनी के विषय में। मित्रों, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 22 साल की उम्र में वे 10वीं की परीक्षा पास की। क्यों? आर्थिक समस्या थी और तंगी से जूझने के कारण किताबें खरीदना, तैयारी करना, किंतु इतने प्रतिभावान थे कि वे सर्वाधिक अंकों से पास होते थे और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वकालत की पढ़ाई करने के लिए 36 साल की उम्र में इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में 30 महीने में वो बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली। एक खबर और सबके ध्यान में लाना चाहूंगा मैं, जब वे जिरह कर रहे थे उसी समय एक व्यक्ति आकर के उनको एक चुटकी दिया पर मोदी जी के, जिसमें उन्होंने कहा लोकल वोकल उस दिशा में आगे बढ़े, इसका शपथ लेंगे। पद यात्रा का शुभारंभ और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को, और बीच बीच पड़ाव में भी अनेक कार्यक्रम होंगे। इसमें युवाओं की सफलता की कहानी का प्रदर्शन भी, अनेक ऐसे जो युवा हैं उसके विषय में भी, जो आदर्श है, मॉडल है, उनके विषय में बताया जाएगा। सरदार पटेल एवं विकसित भारत के लक्ष्य पर जन संवाद भी करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, संबोधन भी होगा। हर किलोमीटर पर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहां प्रदर्शनी, प्रस्तुतियां, ऐसे कार्यक्रम, प्रमाण पत्र भी वितरण का काम इस यात्रा के दौरान किया जाएगा। वैसे राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं, ये यात्रा यही समाप्त होगी ऐसा नहीं, जैसे जिले में करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में यहां से जो यात्री जाएंगे उसके विषय में फिर बाद में बताएंगे। और ये यात्रा का जो एक दो लाइन में मैं कहूं कि फिर वहां से जो यात्रा है वो सरदार पटेल के स्थान के लिए, और जहां हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहां तक जाएगी। और ऐसे दिल्ली से एक यात्रा प्रारंभ होगी, जयपुर से एक यात्रा होगी, नागपुर से होगी, हम लोग नागपुर में सम्मिलित होंगे, मुंबई से आरंभ होगा, गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह, नर्मदा प्रवाह और गोदावरी प्रवाह के नाम से ये 4 यात्रा, और फिर अपने लक्ष्य को, टारगेट को, और ये कहें कि सभी प्रवाह आनंद गुजरात में मिलेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा का समापन होगा। और इस यात्रा के बीच में हमारे केंद्रीय, प्रदेश के और बड़े बड़े लीडर और पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें अनेक कार्यक्रम जो होंगे, समूह चर्चा, जिज्ञासा समाधान, परिचय, ज्ञानवर्धन, जनरल नॉलेज, योग सत्र, जन संवाद, बाजार संपर्क, वृक्षारोपण, कॉलेज संपर्क अभियान, ये इसके और भी कुछ बिंदु हैं। तो इस प्रकार से एक, जिन्होंने इस राष्ट्र का एकीकरण किया, आज जो भारत भारत कहलाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द कहा था कि पटेल जी, आप तो ये पूरे देश को एकीकरण का काम कर रहे हैं, मैं कश्मीर का हूं, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, आप कश्मीर को मेरे लिए छोड़ दो। वो एक कश्मीर को सरदार पटेल ने जो छोड़ा, वो अभी जाकर के ऐसे वर्तमान के लौह पुरुष अमित शाह जी ने धारा 370 खत्म करके उसको पूरा किया। यानी एक कश्मीर को छोड़ा था, वो लहूलुहान हो गया। आए दिन जेके अलग जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अल्लाह टाइगर्स के नाम से, हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से, जो हमेशा परेशान रहा ऐसा कश्मीर, यानी एक नेहरू जी ने केवल एक प्रदेश लिया और एक व्यक्ति जो 565 प्रदेश यानी विलीनी राजाओं का जो ये था उसको विलीनीकरण करने का काम किया। ये दोनों में अंतर भी मैं आज बताना उचित समझूं। तो इस प्रकार से
ऐसे पटेल के यूनिटी मार्च के शुरुआत के अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से, जो सशक्त माध्यम है हमारा चौथा स्तंभ, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के सामने मैंने प्रस्तुत किया। कुछ एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र जो माई भारत करके है, उसके 150 लोग तय रहेंगे जो लगातार यात्रा में सुबह से शाम तक चलेंगे। उसके अलावा अलग अलग पड़ाव में अलग अलग वर्ग के लोग उसको ज्वाइन करेंगे। कहीं मितानी ज्वाइन हो सकती है, कहीं खिलाड़ी ज्वाइन हो सकते हैं, कहीं पे बाकी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें माई भारत का जो पोर्टल है उसमें लोग उसमें पंजीयन कराएंगे, उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। खासकर जो विद्यार्थी और युवा इसमें शामिल होंगे, वो जहां से यात्रा शुरू होगी उस पॉइंट पे माई भारत पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीयन किया जाएगा, जो यात्रा में पद यात्रा में शामिल होंगे, और उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। 150 लोग न्यूनतम युवा जो है इसमें चलेंगे, तिरंगा झंडा लेकर और सरदार पटेल का कटआउट लेकर। ये संतोष भैया ने बहुत विस्तार से सब विषय रखे। एक विषय पर मेरे को जोड़ना है, वो विषय ये कि ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका पूरा कार्यभार जो है वो योजना रचना ये सरकार के माध्यम से होना है, जिला प्रशासन के माध्यम से होना है, राज्य प्रशासन के माध्यम से होना है। एक राजनीतिक दल, राष्ट्रभर भक्त राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरे रूप से सहयोग करेगी। जितने प्रकार के कार्यक्रम हमने पदयात्रा के माननीय संतोष भैया ने बताया है कि 10 किलोमीटर हम एक दिन में चलेंगे, 2-2 किलोमीटर के अंतराल में पड़ाव करके उन गांव के लोगों से मिलते हुए यात्रा शाम तक समाप्त हो। 3 स्थानों पर यात्रा निकलेगी नांदगांव जिले में। और आप सबके माध्यम से आप सबको और राजनांदगांव लोकसभा के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी, छात्र, सभी का हम आह्वान करते हैं कि ये सरदार पटेल के भारत के प्रति योगदान से जुड़ी हुई स्मरण यात्रा है, उनको नीचे तक लोग जाने उनके योगदान को। इसलिए सबकी सहभागिता हम सभी राजनीतिक दलों से आह्वान करते हैं, सभी सामाजिक संगठनों से आह्वान करते हैं कि वो अपनी दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठकर इस पदयात्रा में अपना भी योगदान दे। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी योगदान उसमें मेरे को इतने भर जोड़ना है। मार्च सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पे पूरे देश में होना है। नांदगांव लोकसभा में जैसे कि आप सबको बताया गया कि 3 जिलों पे होगा। ये भारत सरकार के खेलकूद युवा विभाग द्वारा ये संकल्पना के साथ ये हो रहा है। ये कार्यक्रम पूरे जनता का, समाज का कार्यक्रम बने, इसके लिए ये कार्यक्रम समाज को दिया गया। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं, इसको जिला प्रशासन, सभी प्रकार के समाज के वर्ग सभी शामिल होकर इसको करेंगे। नांदगांव लोकसभा की दृष्टि से 15 नवंबर के बाद ये कार्यक्रम संपादित होगा और 26 नवंबर के पहले हम इसको पूरा करेंगे। इसमें नांदगांव जिले के सभी समाज वर्ग, राजनीतिक दल से मैं आह्वान करता हूं कि सरदार पटेल का जो भारत के प्रति योगदान है उसको स्मरण करते हुए इस पद यात्रा में जो है वो शामिल हो। 10 किलोमीटर हम दिन भर में चलेंगे और गांव के लोगों के बीच में जाके सरदार पटेल के जीवन के बारे में और समाज से जुड़े विषय के बारे में चर्चा करेंगे ताकि लोग सरदार पटेल को जान सकें, जिसे पूरा देश लौह पुरुष के नाम से जानता है, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण का काम किया। और एकीकरण में जूनागढ़, निजाम हैदराबाद और जिस प्रकार से कश्मीर का उन्होंने विलय किया, मैं ये कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक उनको याद रखेगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।